और कल थे, नेटवर्क कारण हम लोग बाधित थे। पहला प्रश्न हमारा था कि यूनेस्को ने नए युग का पैगंबर एवं दक्षिण पूर्व का सुकरात किसे कहा है। तो इस पर हमने चर्चा जो किया था, इसमें पेरियारी रामास्वामी का जवाब सही था। तो सभी लोगों को, बाकी लोगों को आवाज मेरी मिल रही है ना? बाकी लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? कोई ऐसा तो नहीं जिसकी आवाज ना मिल रही हो? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि आवाज मिल रही होगी सभी लोगों को। यस कोई सर। प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, प्रश्न हमारा था इसमें, प्रश्न नंबर दूसरा था, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार जो है, इलेक्शन पंचायत राइट जो होता है, किसे प्राप्त है। इसका जवाब जो था आप लोगों का प्रश्न में, इसका जवाब जो है चुनाव आयोग था। तो आप लोग चुनाव आयोग सही कर देंगे। मतलब पंचायत चुनाव से लेकर के जो भी चुनाव होते हैं उस तरह से है, उसका जो जो क्षमता होती है वह चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। तो आप जानते हैं ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, ऊंच नीच की भावना जो पनप रही थी, उसी को लेकर के राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। आर्य समाज के बारे में जानते हैं, 1874 में इसकी स्थापना हुई थी, दयानंद सरस्वती ने किया था। और वेदों को सर्वोपरि मानते हैं, बैक टू वेदास का नारा था उनका। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछी गई है आर्य समाज से, जो कि हिंदी भाषा में लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है। तो भाषा इसकी कौन सी है? हिंदी है। थियोपिकल सोसाइटी, विलियम अल्काट और भारत में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना थियोपिकल सोसाइटी की थी। शुरुआत में इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, बाद में भारत में इसकी स्थापना एनी बेसेंट और अल्काट ने किया था। रामकृष्ण मिशन के बारे में सभी लोग जानते हैं, पर रामकृष्ण परमहंस के याद में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ये इसकी स्थापना बेलूर में पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो अगला प्रश्न था इसमें, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से किस में मिलता है। मैंने एक चर्चा आप लोगों से किया था कल। तो बता दे कि दलहनी फसलों में कौन सा बैक्टीरिया सहजीवन व्यतीत करता है। कोई बता दे, कोई बता दे। दलहनी फसलों की जड़ें जो होती हैं, जैसे आपका मटर हुआ, चना हुआ, रहर हुई, उसकी जड़ उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ में एक गुलठा गुलठा सा दिखाई पड़ता है। तो उसमें एक जो है कि बैक्टीरिया होता है जो सहजीवन जीता है तन जड़ के साथ। जो नाम बता दीजिए कोई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछता है। उसका नाम है राइबोजोबियम। राइजोबियम। नाम क्या है? राइबोजोबियम नाम राइबोजोबियम। उसका है। इसी तरह से एक प्रश्न, इसी तरह से एक प्रश्न और पूछता है, गंगा के जल में कौन सा क्या है जो उसके कीटाणुओं को पनपने नहीं देता है। कोई बताएगा? बैक्टीरियोफेज। बिल्कुल, उसका जवाब है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया खाता है और वह वायरस है। क्या है? वायरस है। वायरस है, बैक्टीरिया खा जाता है। चलिए, तो इसका जवाब आपका रहेगा नाइट्रोजन का में, इसमें जवाब रहेगा आपका प्रोटीन। जवाब क्या रहेगा आपका? इसका जवाब रहेगा आप लोगों का प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन का जो घटक होता है, आ जाइए। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो चर्चा हमने किया था इस पर, खारवेल नाम आया था। कलिंग का युद्ध जब हुआ था 161 ईसा पूर्व में, अशोक ने जब आक्रमण किया था, तो उसमें खारवेल शासक था वहां का। अजात शत्रु जो था खरयक वंश का था, बिंदुसार अशोक का पिता था। अशोक के पिता का नाम कोई बताए हमको, अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का प्रथम शासक। कम से कम जानना, आप लोगों को ये जानना जरूरी है, ये बहुत अति आवश्यक है। अपने मौर्य वंश के जो शासक हैं, 10 शासक जो हुए थे, उनका नाम एक बार देख लीजिए, क्या क्या काम किया उसको देख लीजिए, ताकि कोई विश्व प्रश्न कोई करे तो उसका जवाब दे पाए आप। चलिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो रिकेट्स या सूखा रोग जो शरीर में होता है बच्चों को, उससे अंग कौन सा प्रभावित होता है। केस बाल सही नहीं होते हैं, त्वचा खराब हो जाती है, अस्थि गड़बड़ है या रुधिर खराब हो जाता है। तो क्या सही करेंगे? अस्थि। अस्थि। और भी लोग जवाब दीजिए। जवाब सबका आना चाहिए, तब ठीक है ना।
सही है सर, बाकी लोग भी अस्थि ही जवाब देते होगा। रहिए। कुसुम थोड़ा सा रुक के बोलिए आप। अस्थि होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? बता दे कोई भाई। विटामिन B2 जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? पहली विटामिन जो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स होती है, लगभग राइबोफ्लेविन 12 कहते हैं। विटामिन इसमें होती हैं। राइबोफ्लेविन कहते हैं। चलिए, बिल्कुल राइबोफ्लेविन नाम उसका है। बिल्कुल सही जवाब आपका है, राइबोफ्लेविन। और B1, तो B2 से रोग कौन सा होता है? B2 से तो बताएगा। B2 से रोग कौन बेरी सा बेरी। होता है? रोग का नाम है पिलाग्रा। विटामिन B1 से थायमिन से बेरी बेरी होता है, B1 से। अच्छा। B2 से पिलाग्रा होता है, B6 से आपका एनीमिया होता है, B12 से भी एनीमिया होता है। तो कुछ अलग अलग नाम विटामिन बी के लगभग 12 प्रकार होते हैं। 12 इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स करके कहते हैं। B1 B2 B3 करके जो है, B6 B12 करके बनते रहते हैं इसके। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है विटामिन डी। चलिए, प्रश्न वही पुनः घूम के आ गया। विटामिन डी की कमी से बच्चों को हो जाता है, क्या हो जाता है? रिकेट्स। वही, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बताइए, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? क्या चीज मुख्य रूप से विटामिन डी मुख्य रूप से क्या होता है? हड्डी हड्डी को सूर्य का प्रकाश। बनने के लिए क्या चाहिए मुख्य रूप से? सूर्य का प्रकाश। चलिए, ऐसी एक विटामिन है जिसको हम धूप के विटामिन भी कहते हैं, प्रकृति के विटामिन कहते हैं, क्योंकि स्वतः सूरज के प्रकाश से मिलती है। हमारे शरीर में त्वचा होती है, इसका निर्माण कर लेती है और हड्डियों के मजबूती में महत्वपूर्ण से भूमिका निभाती है। बेरी बेरी देखिए यहाँ पे है, तभी किसी कमी बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी कारण क्या है? कोई बता दे, और भाई कोई बोले। बेरी बेरी कारण क्या है? ये आपके कक्षा इंटर का पेपर था, इंटर का पेपर था। अरे भाई, बेरी बेरी विटामिन कारण बी। विटामिन बी ही है। विटामिन बी और B1 थायमिन। थायमिन की कमी से बेरी हेलो, बेरी होता है। पिलाना जो भाई पिलाग्रा का नाम था वही। हाँ जी, बताइए। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है भाई, आ हमारी रही है, आवाज सही है। आ रही है सर, नेटवर्क आ रही है। प्रॉब्लम अब क्या होगा? एक पिलाना लिखा, पिलाग्रा रोग है ये, पिलाग्रा रोग। इस पे विटामिन B2 की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसका भी बता दीजिए, इसका भी कारण क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी, बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन एसिड कोई होता तो। करके है ये, तो बता दे। हाँ, एसिटिक ऑप्शन एसिड। देखो। चलिए, एसिड कोई करके है। हाँ, एसिड है। अरे भाई, जो मुख्य रूप से स्कारबिक सिरका और एसिड कम है। पड़ता है, नाम बताइए उसका नाम। स्कारबिक स्कारबिक एसिड, एसिड। सिरका में जो पड़ता है। हाँ, अरे स्कारबिक एसिड। चलिए, इस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो पता है सबको, ये नॉर्मल प्रश्न एकदम है। नाइट्रस ऑक्साइड है ये, N2 के नाम से जानते हैं जी। इसको है। कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत नामों से जाना जाता है। इसे ठोस ठोस बर्फ के रूप में जानते हैं। -78 पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्फ का रूप ग्रहण कर लेती है। कांच का घर के नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। बहुत सारे नाम विटामिन कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। आपके जो पेय पदार्थ होते हैं जो पीते आप लोग हैं, मुख्य रूप से उसमें भी विटामिन कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी जाती है। हीलियम गैस जो यहाँ लिखा हुआ है, ये हवाई जहाज के चक्के में भरी जाती है, हीलियम गैस। और मीथेन के बारे में जानते हैं, CH4 जो होता है, जो आपके गोबर गैस, मुख्य रूप से गोबर गैस जो होता है, जो गोबर गैस के अवयव है। और आपका सीएनजी के बारे में प्रश्न कई बार पूछता है, सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे इसका? सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। मीथेन। ये भी ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाती है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की है विश्व गर्माहट में, लेकिन दूसरा या तीसरा स्थान इसका मीथेन गैस का है उसमें। खास करके धान के खेत से पशुओं की जुगाली करने से, जो पशुओं के जो अवशिष्ट होते हैं उनसे सड़न से जहां होता है, वहां पे मुख्य रूप से मीथेन गैस जो आपके निकलती है। सीएनजी
जो कि इसमें लगातार जो है गाड़ियां सीएनजी की चल रही हैं। सीएनजी का मुख्य अवयव जो होता है मीथेन गैस ही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, क्या था? कौटिल्य नाम था उसका, कि अशोक नाम था, कि विक्रमादित्य नाम था, कि कनिष्क नाम था? क्या नाम था उसका, कोई बता दे? कनिष्क। कुषाण वंश का शासक था वो बौद्ध कनिष्क। शासक था। चलिए इसका जवाब कनिष्क है, कनिष्क है। और आप लोग जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कुंडल वन में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसको कराने वाला भी शासक कौन था? कनिष्क ही था। कौटिल्य के बारे में सबको पता है, उसको विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य तीनों नामों से जानते हैं। मौर्य वंश के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। लोग कहते हैं कि जात के पंडित थे, ब्राह्मण थे। लेकिन एक ग्रंथ है गाथा सगहो, उस ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त के लिए चाचा थे। इसका मतलब है कि जो हमको बेवकूफ बनाते हैं कि हमको मौर्य वंश को नींव डालने वाले, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो है पंडित ही है, तो कहीं ना कहीं से उल्टा पलटा लिख के हम लोग बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग साफ साफ लिखा हुआ है, पाली भाषा में ग्रंथ है गाथा सगहो, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ कि उसके चाचा थे। तो मतलब चाचा का मतलब था कि, तो चूंकि एक नाम इनका विष्णुगुप्त भी है, दिखाता है कि चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त मैच कर रहा है। अशोक के बारे में आप जानते हैं, इसको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के महानतम शासकों में एक है। 3 महान शासक अभी विश्व में भारत में हुए हैं। एक तो अकबर महान का नाम आता है, दूसरा नाम अशोक महान का आता है। इसके अलावा कोई महान भारत में शासक जो है नहीं हुआ। और विश्व के महान शासकों में सिकंदर के साथ जो है अशोक और सिकंदर और अशोक क्या नाम है अकबर 3 महान शासक जो भारत में कहीं कहीं चर्चित रहे हैं, इनका नाम आता है। विक्रमादित्य जो था गुप्त वंश का शासक था, और कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। जो आपका मेला लगता था, चलिए छोड़िए उसको, अगले प्रश्न पे आ जाइए। मिलिंद पानहो क्या है? बौद्ध स्थल है कि बौद्ध स्थूल बुद्ध का एक नाम है, कला का एक बौद्ध नाम है, बौद्ध पाठ क्या चीज है, तो बताएगा? बौद्ध मिलिंद पानहो क्या है? बौद्ध पाठ। बौद्ध पाठ। आप लोग मिलिंद मिलिंद नाम एक मिलता है, और मिनांडर नाम था इसका। बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है मिलिंद जो है, मिलांडर, और उसी को मिलिंद के नाम से भारत में जाना जाता है। अगला आ जाइए। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? थोड़ा कठिन प्रश्न था ये, क्योंकि नॉर्मली लोग जानते हैं कि लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है। एनीमिया हमने दिया नहीं है, इसका जवाब आपका ग्वाइटर है। इसका जवाब ग्वाइटर है। तो रिकेट्स से पोलियो जानते हैं आप लोग हैं, पोलियो से जो है कि, तो पोलियो का वैक्सीन बनाने वाला कौन था, क्या नाम था उसका, जॉन साल्क। तो बताएगा? जॉन साल्क। पोलियो की वैक्सीन जो प्रथम बार में जॉन साल्क ने निर्माण किया था। चलिए आ जाइए अगला में। जमींदारी व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है, देखिए, अस्थाई बंदोबस्त। जमींदारी व्यवस्था को ही अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था कि किसी एक जमींदार में किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारी उसको दे दी जाती थी। आप इसको देखिए, और पूरी यहाँ से हमको लगान बाकी वसूल कर हमको दे दिए, मतलब पूरा आजीवन उसको दिया, जमींदारी दे दी जाती थी उसको। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर जो यंत्र है उससे हम क्या मापते हैं? मापते क्या है? उष्मा मापते हैं, पवन वेग मापते हैं, बल विकिरण क्या मापते हैं? इसका जवाब आपका पवन वेग है। एनीमोमीटर से हम जो पवन का वेग मापते हैं। ठीक। शक्ति का मात्रक क्या, बता दीजिए? शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट है। कल चर्चा हुई थी हॉर्स पावर को लेकर के। भैया फोन वाले आ गए हैं, परेशान करेंगे अभी। तो एक हॉर्स पावर करके एक आता है, बता दें, कोई बताएगा कितने कितने वाट बराबर एक हॉर्स पावर होता है? परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 746। कोई बताएगा कितने वाट बराबर एक हॉर्स पावर होता है? 746। 746 वाट बराबर जो होता है एक हॉर्स पावर होता है। हार्टेज जो है ये ध्वनि की आवृत्ति है जो हमको सुनने में सहयोग करती है। आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 20 तक अश्रव्य होता है, अपश्रव्य में आता है। श्रव्य में 20 से 20,000 तक की जो आवृत्ति का जो ध्वनि होती है
वो श्रव्य में आती है, और 20,000 से ऊपर की आवृत्ति जो होती है वो पराश्रव्य में आती है। पराश्रव्य ध्वनियां जो होती हैं, कुत्ते बिल्ली या जानवर जो होते हैं उसको सुनने की क्षमता रखते हैं। चलिए आगे आ जाइए। कार्य का मात्रक बताइए, क्या कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है तो बता दें। चलिए बहुत बढ़िया। कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। पास्कल जो है दाब का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। डाइन जो है ये भी एक दाब का ही मात्रक मानिए, ये अलग तरीके का है ये। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस की नृशंसता का शिकार करना पड़े? तो पुलिस पे उन पे हमला होता है और अंत में मर भी जाते। उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी हुई एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कील साबित होगी। साइमन कमीशन। तो बता दें। साइमन गो बैक कमीशन। साइमन, इस तरह का नारा था इनका। साइमन कमीशन। कमीशन का विरोध कर रहे थे, इसी पर इन पर लाठीचार्ज हुआ था। बाद में भगत सिंह ने गलती से उसको मार डाला, साइमन साइमन को मार डाला था। ये साइमन अगर दूसरा था, या दूसरा था, दूसरे को मार डाले थे वो। भाई ये बताइए रोलर टैक्स कब भारत आया था? रोलर टैक्स कब आया था? 1919। तो बताएगा। 1919। चलिए जवाब सही आपका हो सकता है। 1919 सही हो सकता है आपका जवाब। मिंटो मार्ले सुधार बताओ क्या हुआ था? मिंटो मार्ले सुधार में क्या हुआ था? ये 1909 में हुआ था, 1909 में मिंटो मार्ले वाला। और 1909 का मतलब है कि ये मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर के बांटने की प्लानिंग थी इनकी। मुसलमानों को लेकर अलग से कुछ व्यवस्था किया गया था इसमें, कि मिंटो मार्ले में किया गया था। फिट्स का इंडिया एक्ट, इसमें तो मुझे याद नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। तीनों चारों डेट महत्वपूर्ण आपके लिए। बताओ साइमन कमीशन कब 1784। आया था? साइमन कमीशन 1928। 1700 1700 कब आया था 28। साइमन कमीशन? 1928। 1728 में आया था। चलिए भैया 1900। 28 है। 1900 रहा होगा, 1928। 1700 नहीं है। हाँ। 1928 रहा होगा। चलिए तो चलिए ठीक है। मुझे रखे याद नहीं इसके बारे में, मुझे नहीं याद। मुझे कुछ गलतियों की मेरा दोष नहीं इसमें है। टाइपिट्स कब आया था? 1780। चलिए 1700 बोल दीजिए 84। प्रश्न। 84। 1784, चलिए ठीक है 1784। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? तो साफ साफ यहाँ पहले से निशान लगा हुआ है। एओ ह्यूम ने किया था 1885 में। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। ये जो है अंग्रेजों के से ही थे, और अंग्रेजों में एक किसी पद पे थे, बिचौलिए ग्रुप में कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि जनता में और सरकार में एक संबंध बना रहे। चलिए पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान का नाम सर्वप्रथम किसने लिया था? तो गढ़ने वाला कौन था उसको? तो जवाब यहाँ पे देखिए है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने प्रकाश पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया था, और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। प्रकाश इसी मोहम्मद अली जिन्ना को ही महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा, कायदे आजम की उपाधि दिया था उनको, कायदे आजम की। कभी कोई परीक्षा में पूछता है कायदे आजम किसकी उपाधि है, ये उपाधि किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की। और देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बता दें प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी, दूरी शब्द यहाँ पे, इसलिए दूरी सही कर देंगे आप। ठीक है। अच्छा बताओ आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है जिससे हम आर्द्रता हाइग्रोमीटर। मापते हैं? हाइग्रो। चलिए बहुत सही, बढ़िया जवाब आपका है। हाइग्रोमीटर जवाब उसका है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जवाब है। इससे हम आर्द्रता मापते हैं। और चलिए अगला आ जाइए। कौन सा शब्द
बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताइए कौन सा शब्द बादल पर्यायवाची नहीं है। इसमें जलज जलज है कि नीरद है, वारिद है कि मेघ है? क्या चीज सही करेंगे इसमें आप? वारिधि। इसमें एक चीज याद रखिएगा हमेशा, नीर का या जल का कोई पर्यायवाची शब्द हो और उसके बाद ये दाल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दा माने देने वाला होता है। आप याद रखिएगा, शब्दावली है दा माने देने वाला। नीर को देने वाला मतलब बादल। इसे जलज है, जल के बाद दाल लग गया तो इसका मतलब हो गया बादल। वारिद, वार के बाद अगर जो है दाल लग गया इसका मतलब हो गया बादल। अगर उसके बाद अगर जा लग जाता है, अगर इसी शब्द के बाद अगर जा लग जाए, यहाँ पे जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो पानी में जन्म जिसका होता है उसका मतलब कमल होता है। कमल के लिए रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। सारे शब्द जो जैसे नीरज शब्द है ये भी योग रूढ़ है, और जलज शब्द है ये भी अगरूढ़ है। अगर परीक्षा मान लो इस तरह प्रश्न पूछा कि रूढ़ कौन है, रूढ़ कौन है, तो जानिएगा कि नीर के बाद अगर दा लगे चाहे जा लगे, ये सभी शब्द जो क्या होते हैं योग रूढ़ होते हैं, और सबके सब बहुव्रीहि समास में आते हैं। सब में बहुव्रीहि समास आता है। तो दा लगा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। अगर जा लगा तो मतलब इसका जो जल हो जाएगा, मतलब इसका कमल हो जाएगा। समझ आ गई आप लोगों को? इसमें देखिए बारिश शब्द जी। यहाँ पे ऐसा है, बारिश शब्द यहाँ पे है, ये बारिश इसका मतलब समुद्र होता है। आगे आ जाइए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? 3 शब्द बिल्कुल समान अर्थ वाले, एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। इसमें कौन सही करेंगे? तुरंग। तुरंग, तुरंग। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। क्या सही? तुरंग माने क्या होता है भाई? घोड़ा, घोड़ा। अश्व। तुरंग माने घोड़ा होता है, मृगराज माने शेर होता है, मृगेंद्र माने शेर होता है, व्याघ्र माने शेर होता है। तो आपका तुरंग शब्द है यहाँ पे अलग अर्थ वाला है। तो इसको लगाना पड़ेगा आप लोगों को, मैं इसको लगाऊंगा नहीं अब यहाँ पे भाई मेरे पास। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 73वां जो ग्रेड प्ले तमिलनाडु। हुआ है उस पे तो हाँ बिल्कुल जवाब सही आपका है, तमिलनाडु के थे ये भरत टेनिस सुब्रमण्यम के तमिलनाडु के थे। बिल्कुल जवाब सही आपका, दुरुस्त जवाब है। तो 72वें मित्र। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 12 जनवरी को पूरे 77वें भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी युवा स्वामी दिवस। विवेकानंद जन्म दिवस, युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं इसको, है इसी दिन जन्म इनका विवेकानंद जी का हुआ था। तो आपका जवाब सही क्या रहेगा? डी आपका जवाब ऑप्शन। रहेगा राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये आपका ऑप्शन डी है, और ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, गेल मेना मिनफिल ने हाल ही में 2022 एडिलेड इंटरनेशनल एक के पुरुष एकल स्पर्धा में किसको हराकर अपने करियर का 11वां एटीपी खिताब जीता? थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन इसका है सी वाला जवाब सही, इसका है सी। तो आप सी सही करेंगे, ये किस देश के हैं? सी सही करेंगे इसका। ये एक किस कार्य देश के हैं? अच्छा लो भाई, तो हमको नहीं पता, ये तो नहीं बता पाएंगे आपको किस देश के हैं, इसके लिए देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उनको हरा कर टाइप। जीतने वाले यही हैं। ये आपके करंट का क्वेश्चन, करंट का कुछ प्रश्न था ये। मिस्टेक। राफेल नडाल ने, जी बताइए। कुछ मिस्टेक लग रहा था उस शब्द में, हाँ नाम अभी तक बताइए। नहीं सुना, जीत लिए। नहीं नहीं मिस्टेक, नहीं मिस्टेक नहीं, सही है वो। राफेल ये नडाल ने अभी तक हाल ही नाम। में 2022 में मेलबर्न समर, अरे भाई बहुत नाम उसका आता है, तमन्ना उसका नाम बहुत आता है, खतर में क्या नाम उसका नाम जो आया था। राफेल नडाल ने हाल ही में 2022 मेलबर्न समरसेट एक में मैक्सिम क्लेसी को हराकर अपना कौन सा करियर एटीपी खिताब हासिल किया है? चलिए, ये तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, इसको हमें दिखाना भी मुश्किल काम है, कौन सही कौन गलत है। इसी के नीचे छिपा उसको हम दिखा भी नहीं पाएंगे तुरंत, इसलिए हमें जो है स्क्रीन से हटना पड़ेगा। हम छोड़ देते हैं।
भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई। तो बता सकता है? चेन्नई। इसका जवाब आपका चेन्नई, बिल्कुल सही जवाब आपका चेन्नई। चेन्नई चेन्नई जवाब इसका है, यहाँ पे चेन्नई जवाब इसका है, चेन्नई सही था इसका। नेपानगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, नेपानगर परीक्षा में कक्षा 8 से शुरू हो जाता है नेपानगर, तो किसका उद्योग मुख्य नेपानगर में? अखबारी। अखबार। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, आपके एमपी में पड़ता है ये नेपानगर, और अखबारी कागज मुख्य रूप से यही छपता है। रीजनिंग का प्रश्न है, बता देता हूं मैं। ज्ञान के कारण किसी संवेग का उत्पन्न होता है, ज्ञान कारण कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? इसका जवाब साफ साफ है ज्ञानात्मक। ज्ञान से ज्ञानात्मक। इसका साफ साफ जवाब है ज्ञानात्मक। सप्तभंगी न्याय है, सप्तभंगी न्याय किसका है, तो किस धर्म का सप्तभंगी न्याय दर्शन है? जैन का है कि बौद्ध का है, या आपका दोनों का है, या किसी का नहीं है? क्या सही करेंगे? इसका जवाब आपका जैन धर्म का है। सप्तभंगी न्याय जो आपका है, सप्तभंगी न्याय, इसमें नहीं है, उन्हें है हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इस तरह करके 7 बार लोग उसको मना करते हैं। इसी को सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है। कारण कार्य सिद्धांत आपके जैन दर्शन का ही है, तो बहुत सारे सिद्धांत आपके जैन दर्शन के हैं, थोड़ा सा जैन दर्शन हम लोग कम पढ़े हैं। तो सप्तभंगी न्याय, कारण कार्य सिद्धांत, उत्पत्तिवाद, ये सारे सिद्धांत आपके जैन दर्शन के हुए हैं। और जैन दर्शन भी बौद्ध धर्म की तरह जो है अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को नहीं मानता है, मतलब जो है ये नास्तिक वाले श्रेणी में आता है जैन दर्शन आपका। इसमें आपका देखिए नास्तिक श्रेणी में जैन धर्म हुए, बौद्ध धर्म हुए, आपके चरवाक दर्शन हुआ, ये सारे लोग जो है आपके नास्तिक वाले में कैटेगरी में आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विल इज ए एन क्या है? ये सब क्या है? फैमिली ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बोथ है, मेन वर्ब है, क्या चीज है? चलिए इसको देखिए बोथ में रखा गया है, ये बोथ में है ये। विल इज, विल और इज जो है दो शब्द आपके ऐसे हैं, विल आपके मॉडल वर्ब में भी आता है और आपके हेल्पिंग वर्ब में भी शामिल होता है, तो मिला जुला के दोनों आपके जो है मॉडल वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब में भी दोनों में शामिल हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न आपका, he did his work very well, he did his work very well, ये यहाँ पे दे रहा है कि did here is, did क्या यहाँ पे है? प्रिंसिपल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, इनफाइनिटिव वर्ब है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या चीज है? डिड यहाँ पे क्या है तो बताएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। अरे भाई डू डज जो लगता है आपके 26 जो फ्रेंड है, मतलब आपके क्या बोलते हैं, इज है, आई एम है, आर है, डिड है, डू है, हैज है, हैव है, विल है, सेल है, सारी चीज ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं आपके। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है, आप यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब वाला सही हो जाएगा। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे राम इज डूइंग वर्क, तो वर्क यहाँ पे जो है प्रिंसिपल वर्ब में आ जाएगा। डूइंग करना, डू माने करना होता है, यहाँ पे डू आपका जो है मुख्य क्रिया में आ जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब माने मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है जो किसी मुख्य क्रिया में लगकर क्रिया काम करवाए। और मॉडल वर्ब जो आपके सेल हुआ, शुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, आट हुआ, ये सब मॉडल वर्ब में आते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, मिसल से खाली जगह यहाँ पे है, खाली जगह भरना आपको है, बी क्वाइट डेंजरस, बहुत ही मिसल से जो है, मिसल मान छोटी माता होती है, बड़ी खतरनाक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बीच में? कैन लगाएंगे, मी लगाएंगे, सेल लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कैन। चलिए कैन ही लगा सकते, कैन ही लगाइए। मे जो है पोलिट, जो मे शब्द आपका होता है पोलिट, मतलब थोड़ा सा विनम्रता के लिए प्रयोग होता है। मे आई गो आउट सर, मैं बाहर जा सकता हूँ, इस तरह से कोई किसी से अनुमति जब मांगते हैं हमें,
वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। आदेश और अधिकार के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ऐसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ये नहीं कहोगे मैं आई कैन गो, आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, ये नहीं कह सकते आप। जब कोई आदेश जब देता है आपको जब, तब वहां पे कैन का प्रयोग करता है। आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। आई कैन गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ। मतलब जब जहां पे निर्णय स्वयं ले सके आप, तो वहां पर आपका कैन का प्रयोग होता है। यहाँ पर थोड़ा सा और दूसरी चीज, प्रेशर के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मिसल्स जो है, छोटी मात्रा बहुत ही खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है। और सेल का प्रयोग भी होता है। और मस्ट का प्रयोग जो है, मस्ट का प्रयोग जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम आवश्यक चीज के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, जरूर हो गई। इस तरह की चीजों के लिए आप कैन लगा सकते हैं। कैन सही जवाब आपका है। आगे जाइए। चूज द अल्टरनेटिव which best experience express the meaning of the items phrase। और देखिए, आइडम से आपका आइडम्स माने मुहावरा होता है। आप जो पढ़ा होगा हिंदी जाने हो, आइडियम्स माने मुहावरा होता है। देखिए मुहावरा यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया, टू हैव एन एक्स टू ग्रिड, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। फिलहाल इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, हमारे पास एक कुल्हाड़ी हो खनने खोदने के लिए। अब इसको छोड़िए, इसको हम दिखाएंगे जवाब क्या आपका इसका होगा। चलिए आ जाइए इसमें। धनवंतर थे, धनवंतर क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक थे, चिकित्सक थे, हर्ष के समय के नाटककार थे, अशोक के दरबार के संगीतज्ञ थे। क्या सही करेंगे? चिकित्सक थे। ये देखिए बी वाला जवाब सही आपका है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य माने गुप्त वंश, गुप्त वंश। और गुप्त वंश को कुछ लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल। इसमें अभी आप बैताल पचीसी करके एक आता है, टीवी पे आता है, बैताल पचीसी, बैताल और विक्रमादित्य का इसमें टीवी पे आ रहा है, वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। वही एक चीज जानेगा, काल्पनिक है ये। और एक चीज और यही जानेगा, संस्कृत के विकास का स्वर्ण काल कहते हैं इसको। जो गुप्त काल था, संस्कृत के विकास का स्वर्ण काल था। चंद्र आपके वाल्मीकि से लेकर के यानी कालिदास, धनवंतर, और एक संस्कृत कोश बनाया था उसने जो है, उसका भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो 7 नवरत्नों में एक थे, सबके सब मतलब संस्कृत क्या नाम है, हिंदू धर्म के विकास के लिए और संस्कृत के विकास का स्वर्ण काल था। सारी झूठी कल्पित कहानियां जो भी लिखी गई हैं, चाहे वो रामायण महाभारत जो भी कह लीजिए आप, अक्सर सबका विकास डेवलपमेंट जो है गुप्त काल में हुआ है। इसीलिए जो है लोगों ने इसको ज्यादा हाईलाइट किया, मौर्य वंश को गायब कर दिए थे। लेकिन बाद में जेम्स प्रिंसप ने जब जो है 84 स्तंभ खोजे जो है, जगह जगह जब स्तंभ खोदना शुरू किया उसने, तब जाकर मौर्य वंश कहीं बाहर निकल के आया वहां से, जो दिखाया कि नहीं नहीं, मैं जो है, हम लोग भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारी सत्ता और शासन था। चलिए आ जाइए। वैनसांग और फायान ने इनके राज्यों को देखा था, तो बताएगा इसमें से। वैनसांग कब आया था, फायान कब आया था, उसमें शासक कौन था? फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वैनसांग हर्षवर्धन। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। फायान जो था गुप्त काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समय भारत आया था फायान, और हर्षवर्धन जो था वो वैनसांग के समय भारत आया था। और फायान को क्या बोलते हैं उसको, द प्रिंस ऑफ पिलीग्राम। द प्रिंस ऑफ पिलीग्राम का मतलब होता है, क्या हिंदी में इसको बोलेंगे, तीर्थ यात्रा का राजकुमार, तीर्थ यात्रा का राजकुमार, सीयूकी इसकी पुस्तक का नाम है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ, याद रखिएगा इसको, सीयूकी पुस्तक का नाम है। वैनसांग के नहीं नहीं, फायान नहीं नहीं, फायान की पुस्तक का नाम सीयूकी है। इसको हम जो है, कौन का है? अरे भाई हर्षवर्धन की पुस्तक, हर्षवर्धन ने जो पुस्तक लिखा नागानंद और प्रियदर्शिका, और एक पुस्तक उसकी वहां पे है, बता रहा हूं मैं, 3 पुस्तकें हैं उसका। और लोग कहते हैं हर्षवर्धन ना लिखे, कोई और लिखा था, हर्षवर्धन उसको उसको खरीद लिया था उसको। प्रियदर्शिका, नागानंद करके 3 पुस्तक हर्षवर्धन की हैं। उसी हर्षवर्धन के दरबार में एक संस्कृत का जानकार था, इसको हम जो है क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते थे, बाढ़, बाढ़ भट्ट के नाम से प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के दरबार में ही था वो।
उसने क्या लिखा बताइए, उसकी पुस्तक का नाम बताइए जो बाणभट्ट ने लिखा है। बाड़ी बाड़ो बहू, लोग कहते हैं कि बाड़ी सरस्वती के रूप में आई थी। बाणभट्ट के जो लिखता था वो बाड़ी सरस्वती के रूप में ही बाणभट्ट का रूप लेके आई थी। तो पुस्तक का नाम उसके है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उसकी कादम्बरी, उसकी परीक्षा में बार बार पूछता है कादम्बरी। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की कादम्बरी है। और चंडी शतक के नाम, चंडी शतक को लोग कहते हैं हर्षवर्धन ने उसी ने लिखा है। क्या बोलते हैं, बाणभट्ट ने ही लिखा है। तो 3-4 रचनाएं, मुख्य रूप से 2 रचनाएं याद रखिएगा आप लोग, जो है हर्षचरित्र और जो है कादम्बरी। जिसको किसने लिखा है, जिसको जो है जिसको लिखने वाले बाणभट्ट थे और हर्षवर्धन के दरबारी थे। चलिए, हर्षवर्धन जो है वर्धन साम्राज्य का था, निर्माता था। अगला देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। शुद्ध वर्तनी, डी। शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक कौन सा सही करेंगे? शारीरिक, डी। चलिए डी वाला सही, बिल्कुल जवाब सही आपका है। डी वाला ही सही है, डी सही कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी पुनः खोजना। बताइए इसमें क्या सही करेंगे आप? अधिशासी का ढूंढना आपको है, किसका क्या सही करेंगे? अधिशासी, अधिशासी, ABCD कौन सही करेंगे? ए। चलिए जवाब सही आपका है, ए वाला ही सही है। ए वाला ही सही है, जवाब बिल्कुल सही है। परीक्षा में कई बार इसी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इस सब कुछ चीजों पर गौर करना आपको है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जवाब कोई बताएगा? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्रता शुष्क और जलवायु वाले क्षेत्र में, किसमें मिलती है? डी। इसका जवाब है सी। इसका जवाब आपका सी है, सी वाला सही है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिलती है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करती है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चट्टान। भूमि का, खनिज का, चट्टान का, मृदा का। तो लाजी भी आप ध्यान रखिएगा, लाजी परीक्षा में बार बार पूछता है। इसका जवाब आपका रहेगा चट्टान। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी में से, मान लीजिए अक्सर पूछता है कि मॉर्फोलॉजी, ओफोलॉजी, आपको सेरियोलॉजी, होमोलॉजी, इस तरह प्रश्न बहुत सारे आते हैं परीक्षा में। आपको कवक विज्ञान के बारे में पूछता है, कवक विज्ञान किसे कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लाजियां हैं जो परीक्षा में बार बार आपसे टच होती हैं। और खास करके जो जो कृषि वाले हैं, जैसे हार्टिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, ये परीक्षा में बार बार इस तरह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको प्रश्नों को जरूर दिमाग में रखिएगा आप, लाजी से लेकर के। इसलिए हार्टिकल्चर माने क्या होता है? कौन सी खेती? इसमें हार्टिकल्चर में क्या होता है? बागवानी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में क्या होता है? पोमोलॉजी में फल विज्ञान है। पोमोलॉजी जो है फल विज्ञान है। तो पिसिकल्चर में क्या होता है? पिसिकल्चर में, पिसिकल्चर मछली। मछली। मछली वाला। फूल वाला जो होता है फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर। पुष्प वाला होता है फ्लोरिकल्चर होता है। तो थोड़ा सा कल्चर आप लोग ध्यान ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा में प्रश्न एक प्रश्न जरूर टच करता है यहाँ से, कोई परीक्षा देने जाएंगे आप तो कल्चर से एक प्रश्न जरूर। एपी कल्चर माने क्या बताइए होता है? एपी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी। विटिकल्चर में क्या होता है? विटिकल्चर में अंगूर की खेती। चलिए, इसी तरह से आप थोड़ा सा दिमाग आप लोग बनाए, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न आपका है, संविधान की 11वीं अनुसूची में से किसका, अनुसूची का संबंध किससे है? जो 11वीं अनुसूची उसका संबंध किससे है? नगर पालिका से, पंचायती राज चुनाव से, केंद्र राज संबंध से है, भ्रष्टाचार निवारण से, किससे? केंद्र राज संबंध।
राज से है। जी जी, थोड़ा समय हट गया था। तो इसका जवाब आपका पंचायती राज है यहाँ पे। अच्छा तो भाग है। इसका जवाब आपका 11वीं अनुसूची का जवाब जो आपका है पंचायती राज व्यवस्था से। 10वीं अनुसूची का संबंध आपके जो है कि दल बदल नियम दल बदल से है। इसी तरह से जो अनुसूचियां जो आपकी 11 बताओ, ये बताओ कितनी अनुसूचियां बनी आपकी अभी तक है? 12 12 अनुसूचियां। तो अनुसूची भी याद रखिएगा। और किस भाग में बताओ, भाग कितने हैं? संविधान कितने भाग हैं? 22 या 25। 25 भाग लगभग है। संविधान के 25 भाग आपके हैं। इस और किस भाग में क्या चीज है, एक बार मोटी मोटा देख लीजिएगा उसको, किस भाग में क्या चीजें हैं। जैसे किस भाग में नागरिकता है, किसमें क्या है, किसमें आपका संवैधानिक अधिकार आपके किसमें है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा रहेंगी तो स्पष्ट रूप से जो है थोड़ा सा एक खाका बन जाता माइंड में है, तो समस्या नहीं आती है। 46 नंबर में एक बार देख लो तो सही है कि नहीं है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आ जाइए। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके रिवॉल्यूशन से है ये, स्वतंत्रता संग्राम से। राजकोट से, चंपारण से, बरेली से, मेरठ से? क्या सही करेंगे? मेरठ। का जवाब मेरठ है। और खास करके आप जानते हैं कि पवन, क्या नाम है, पवन पांडे का नाम विशेष रूप से इसमें आता है। शुरुआती में विद्रोह करने वाला कोई अगर था, पवन पांडे ने किया था। और लोग ये मानते हैं कि विद्रोह जो शुरुआती में हुए थे उसमें कुछ राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक तो लगभग धार्मिक कारण ज्यादा थे। उसमें लोगों ने हल्ला किया कि जो बंदूक हम काटते उसके मुख में जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। उसी को लेकर बुरा भड़क जाते हैं लोग। मतलब भारत आजाद कराने वाली समस्या नहीं थी, समस्या ये धर्म भ्रष्ट हमारा हो रहा है। धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट था, भारत आजाद करना जो है बैक में था। फिर बाद में लोग जो है धर्म पीछे होता है और देश आगे आता है। ये पूरे भारत में तरह पवन तरह के पांडे थे विद्रोह कि और बाकी मंगल चीजें शुरू पांडे? होती हैं। मंगल पांडे। जी, मंगल पांडे। मंगल पांडे शुरुआती विद्रोह मेरठ में जो किया था, छावनी में किया था, मंगल पांडे ने ही किया था। और उसी ने जो है किसी को मारा था, उसे मार डाला था वहीं पे। और पूरी सेना दिल्ली की तरफ कूच की थी मेरठ से। दिल्ली पर पूरा कब्जा दिल्ली पर कर लिए लोग और वहां पे बहादुर शाह को शासक घोषित कर दिए। चलिए आगे आ जाइए। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में संघर्ष में भाग नहीं लिया था? सच्चा टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब? ये तो पूरा गलत टीपू ही हो गया लग सुल्तान। रहा है। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। ये तो दक्षिण से था ना। चलिए सही जवाब है आपका, टीपू सुल्तान ही थे। टीपू सुल्तान का संबंध जो है मैसूर से था और बाद में अंग्रेजों संघर्ष इनका होता है, अंग्रेजों से बहुत बाद में संघर्ष करते हैं। और मैसूर के तृतीय युद्ध में इनकी हत्या होती है टीपू सुल्तान की। इसे मैसूर का 99। शेर कहा जाता है। और ये, हाँ, डेट तो नहीं याद है फिलहाल, लेकिन मैसूर के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। और 1799। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। कावेरी की जो, ठीक है, कावेरी के तट पर जो है श्रीरंगपट्टनम के जो राजधानी, श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी इसकी थी कावेरी के तट पर थी। ये परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बुद्ध संगीत कहाँ, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ की गई थी? वैशाली में, वैशाली। कश्मीर में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, कहाँ थे ये? वैशाली। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? जी तो बता दे भाई, स्क्रीन दिख रही कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है। दिख रही है सर। चलिए चलिए, वैशाली में ही जो है प्रथम बार जो है बौद्ध संगीत हुई थी। और इसका जो आयोजक कौन था? अजातशत्रु था।
एक सूत्र है अका अका, एक सूत्र है अका अका। इसी से चारों बहुसंगीत का कौन, इसमें कौन शासक था उसमें, इसको आप याद कर सकते हैं। अकायक, जैसे देखिए पहला अजातशत्रु था, दूसरा कालाशोक था, तीसरा पुनः अशोक था, और चौथा आपका कनिष्क था। पहली बहुसंगीत में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में जो है अशोक, और चौथा में कनिष्क। तो इस तरह से आप जो है चारों का जो क्रम है उसको यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रम का मतलब जो शासक थे उसमें शासक कौन था उसको याद कर सकते हैं अकायक से। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिक वंश से, मौर्य वंश से, शाक वंश से, कुरु वंश से? तो बुद्ध जो है, बुद्ध का वंश कौन सा था? शाक के वंशी थे। और सिद्धार्थ नगर जो जिले का नाम पड़ा हुआ है उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के, और उसी के नाम पर सिद्धार्थ जिले का नाम पड़ा हुआ है। सिद्धार्थ में कपिल वस्तु है जो मौर्यों की राजधानी थी, और पूरा सिद्धार्थ नगर में मौर्यों का ही राज था वहां पे। लेकिन दुर्भाग्य से जो सिद्धार्थ नगर के लोग यही जानते नहीं कि हम भी लोग यहाँ के शासक थे। यहाँ के तो लोग पता ही नहीं है कि मतलब कपिल वस्तु राजधानी थी, हमारी राजधानी थी, हम लोग शासक थे इसके, उनको पता ही नहीं है। कई बार हम लोग मीटिंग किए, कई जगह गए, लेकिन वहां पे लोगों को जो बताने के बाद समझ में आया कि हाँ हम ही लोग यहाँ के शासक थे, हमारे ही वंशज हैं ये। क्योंकि अपना वंशज किसी और को मानते हैं। इसे कुशवाहा लोग किसको मानते हैं? कहते हैं मैं राम का पुत्र हूँ। तो जगह जगह लोग बट गए हैं, लोगों को ऐसा भ्रम में डाला गया कि लोग अपने आप को खोज ही नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला शब्द हमारा यहाँ पे चाय किस भाषा का शब्द है? हिंदी में जो शब्दावली आपकी आती है, जो विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं, कोई पुर्तगाली के हैं, फ्रेंच के हैं, इंग्लिश के हैं, तो उसमें चाय शब्द भी उसमें आता है। चाय का, कारतूस का, बहुत सारे शब्दावली मिलेंगे आपको। तो चाय किस भाषा का शब्द बताइए? जापानी का है, फ्रेंच का है, चीनी का, अंग्रेजी का, किसका है? चीनी। चीनी का है। चाय और चीनी दोनों चीनी भाषा का ही शब्द है, चीनी भाषा का है। बिल्कुल जवाब सही है। अभी देखिए रिक्शा शब्द एक आता है, रिक्शा शब्द जापानी है। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में। और जानिएगा कि जो कोर्ट की भाषा जो है, जो कोर्ट में बोलचाल में प्रयोग कोर्ट में होती है, मुख्य रूप से उसमें आपका क्या बोलते हैं, फारसी शब्दों की अधिकता है। और दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेज आती है जिसमें जो प्रयोग होती है हिंदी में, अंग्रेजी है। सबसे अधिक फारसी शब्द, भाषा के शब्द आपके हिंदी में घुसे हुए हैं, एंट्री मारे हुए हैं। दूसरे नंबर की लैंग्वेज आपकी अंग्रेजी की है। अच्छा बताइए, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। चीनी है। चीनी, हाँ चीनी सही। डाटा बदल गया। मंदारिन या चीनी? डाटा बदल गया इस समय जी। भाई। डाटा अपडेट करिए, बताइए सही से बताइए, पुनः बता दीजिए। पहला अंग्रेजी, दूसरा स्पेनिश, तीसरा चीनी, चौथा हिंदी। नहीं भैया, ये तो गलत डाटा हो जाएगा आपका। अंग्रेजी को तो मान लेता हूँ पहले आएगा, लेकिन स्पेनिश तो आने वाले नहीं है। अंग्रेजी को तो मान सकता आपके हूँ, पहले हो सकती है, लेकिन आप स्पेनिश तो सही कहेंगे तो मामला गलत हो जाएगा आपका। ये कहीं कहीं डाटा गलत आपका, इसको पुनः फिक्स करिए इसको। अंग्रेजी नंबर 1 मान सकता हूँ, अंग्रेजी हो सकता है उछाल मार के आ गई नंबर 1 पे आ गई हो, लेकिन अगर चीनी को अगर आप दूसरे पे नहीं रख रहे हैं तो कहीं गलत आप है। चीनी तीसरे पे आ गया। तो एक बार डाटा को पुनः मैनेज करिए जी। चीनी तीसरे सर पे नहीं जी होगी तो सही है, आप उसको देखिएगा पुनः। सर जी उसको देखिएगा, उसको हमें लग रहा है कि जो बता रहे हैं वो पेन की डाटा नहीं, ऐसे खोज लीजिए, उसको मिलेगा विश्व स्तर पे भाषाओं का जो मिलेगा आपको। लेकिन वहां पे देखिएगा चीनी भाई सेकंड पे आ सकती है, फर्स्ट सेकंड हो सकती है, थर्ड कैसे चली जाएगी? थर्ड जाने कोई चांस नहीं है। और स्पेनिश जो बोलने वाले बहुत 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 कम लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। अंग्रेजी के फैलने के कारण यही कि अंग्रेज लोग हर जगह गए और अपना सत्ता स्थापित किया, इसलिए अंग्रेजी अधिक बोलने लगे लोग।
उसको एक बार मैनेज करिएगा, डाटा पुनः एक बार फिर करिएगा अपना। आप दूसरे दूसरे स्थान पे चीनी आ सकती है, लेकिन आप जो उसको तीसरे चौथे स्थान पे नहीं कर सकते, डाटा में गड़बड़ी है। अगला शब्द देखिएगा यहाँ से, कमल शब्द। कमल शब्द क्या है? योग रूढ़ है, यौगिक है कि रूढ़ है? योग रूढ़। रूढ़। कुछ लोग कह रहे हैं योग रूढ़ है, कुछ लोग कह रहे हैं रूढ़ है। भाई क्या सही करें इसमें हम? सही से बताइए क्या सही करें। पुनः एक बार अपना सोच लीजिए और बताइए, डिमांड पुनः करिए, क्या सही हो सकता है इसमें से, दोनों में से? योग रूढ़ है कि यौगिक है? ये रूढ़ है। देखिए कमल शब्द रूढ़ है, पहली बात। कमल में आप पंकज मत समझिए इसको, पंकज शब्द नहीं, ये कमल शब्द की बात हो रही है। कमल शब्द है यहाँ पे। कमल का निर्माण जो है एक ही शब्द से हुआ है, इसमें दो तीन शब्द नहीं मिले यहाँ पे। पंकज में दो शब्द मिले हुए हैं, जलज में दो शब्द मिले हुए हैं, वो अलग चीज है। कमल शब्द का निर्माण एक ही शब्द से हुआ, इसलिए आपके शब्द कैसा ये है? रूढ़ शब्द है। और पंकज नहीं, पंकज में पंकम जायते पंकज है, पंकधंजा सब पंकज होता है, दो शब्दों का निर्माण से बनता है। अगर जिस शब्द का निर्माण एक ही शब्द से होता है, वो शब्द कैसा होता है? वो रूढ़ होता है। जिसका निर्माण दो शब्दों के योग से होता है, दोनों अपना अर्थ स्वतंत्र देते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। जिसका निर्माण दो शब्दों से हुआ हो और उसके दोनों शब्दों के स्थान पर एक अलग शब्द आ जाए, हावी हो जाए, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। और यहाँ पे योग रूढ़ शब्द नहीं है। सारे योग रूढ़ शब्द जो होते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो कमल, कमल में कौन समास को बताएगा? तो बताओ भाई, कोई कमल में कौन समास है? बहुब्रीहि। कमल में समास कौन सा है? बहुब्रीहि। यही समस्या है, यही समस्या है, समझिए इसको। समास के लिए कम से कम दो शब्द का मिलना जरूरी है। समास तभी होता है कमल रूढ़ है सर। मिलते हैं। सम आसनमित समास है, वही बता रहा हूं मैं। कमल समास तब बनता है जब कम से कम दो शब्द मिलते हैं। कमल में एक का शब्द बना तो समास कैसे हो जाएगा इसमें? कमल शब्द तो एक ही शब्द से बना ही है, समास होगा ही नहीं यहाँ पे। अगर कमल नयन होगा तब समास हो सकता है, कमल चरण होगा तब समास हो सकता है, लेकिन कमल शब्द एक ही शब्द है, इसलिए समास यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई समास नहीं है और रूढ़ शब्द है। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, बहु, शहीद, गोधूम। गोधूम। तत्सम शब्द कौन इसमें? गोधूम का तत्सम शब्द कौन तद्भव। सा है इसमें बताना आपको। पड़ोसी है, बहु शब्द है कि शहीद है या गोधूम है? गोधूम माने गेहूं होता है, परीक्षा में बार बार पूछता है, दिमाग में रखिएगा इसको। गोधूम गेहूं माने गेहूं होता है, गेहूं तद्भव शब्द है, और गोधूम दोधूम क्या है? तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, तत्सम, तत्समय। और तत्सम शब्द जो है मतलब संस्कृत के शब्दों, संस्कृत का ही जो शब्द जो का त्यों आया हुआ है, फिर इसको तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है, महारत्न के दर्जे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त पूरा करना होना आवश्यक है? जो महारत्न की जो कंपनियां हैं उसके कौन कौन शर्त पूरी करनी होती है? कंपनी को नवरत्न का दर्जा पहले से प्राप्त हो, विगत 3 वर्षों से कंपनी की औसत वार्षिक टर्नओवर रुपया 25,000 करोड़ से अधिक हो, विगत लगातार 3 वर्षों में कंपनी की औसत निवल लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, उपयुक्त समय। क्या सही करेंगे? तो इसका जवाब सभी वाला है, इसको आप सभी सही कर लेंगे। सारी चीजें महारत्न के लिए सारी चीजें होनी आवश्यक है। फिलहाल कुछ बचने वाला है नहीं, तो महारत्न का दर्जा ही समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो कुछ बेचा जा रहा है, अब आप लोगों को आवश्यकता है जाग करके कम से कम बचा लीजिए कुछ। आगे आ जाइए। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो क्या सही करेंगे? ए ऑप्शन। चलिए, दो चीज तो आपका है, ए वाला सही इसमें है। सरकारी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंधों से है, बिल्कुल जवाब सही है।
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है। इको मार्क, एग मार्क, रंग मार्क, हॉल मार्क, क्या सही कहेंगे? इको मार्क। और कोई बता दे? बर्तन साफ करने की आवाज भी आ रही लगातार इसी में। तो सुबह सुबह लोगों को काम भी बहुत सारे हैं। ये चलिए आप लोग समय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसको इको मार्क बिल्कुल जवाब सही है आपका। अगर देखिए इन्वायरमेंटल कोई चीज, खाद्य पदार्थ कोई भी चीज हो जो नुकसान नहीं पहुंचाता एनवायरमेंट को, उसको जो है वन पर्यावरण विभाग जो होता है उसे जो है इको मार्क का देता है। बिल्कुल सही है। इको है, इको मतलब होता है इन्वायरमेंट, इको सिस्टम होता है ना। इको सिस्टम माने क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र। और इको मार्क मिलता उसी को है जो बिल्कुल पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल जो हो, उसमें कोई समस्या ना पैदा करे। और एक मार्क बताओ किसको मिलता है? एक मार्क किसको मिलता है? खाद्य पदार्थ। एक मार्क किसको दिया जाता है? ये वाला वह खाद्य पदार्थ जो खाने के लिए कोई समस्या ना पैदा करे, अपनी कोई दिक्कत ना खड़ी करे, उसको एक मार्क का मिलता उसमें है। रंग मार्क कोई नहीं है। और हॉल मार्क बताइए, परीक्षा में हॉल मार्क कई बार आया हुआ है। हॉल मार्क किसको मिलता है? इसकी गुणवत्ता हॉल मार्क का मिलता है। सोने की गुणवत्ता अगर सही होती है उसको हॉल मार्क मिलता है। मतलब शुद्ध जो स्वर्ण होते हैं उसको हॉल मार्क निशान लगने का मतलब है कि उसकी जो है 3:1 का अनुपात होता है सोने और उसमें। एक और जानिएगा आप लोग, सोना को जब हम गहना बनाते हैं उसमें तांबा मिलाते हैं, तांबा मिक्स करते हैं सोना में। ये तो गहना बन नहीं पाता क्योंकि सोना बहुत मुलायम होता है और उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें तांबा मिक्स करते हैं 1/4। तो 3% जो है उसमें क्या बोलते हैं, 3/4 उसमें रहेगा सोना, 1/4 उसमें रहेगा तांबा। इतना परसेंटेज अगर मैंने मेंटेन अगर है तो उसी को हम हॉलमार्क निशान उसी पे लगता है। हाँ ये सही है। और शुद्धता मापने का पैमाना कैरेट इसका भी है। कैरेट मात्रक जो इसका है शुद्धता का कैरेट है। इसे आपका हीरे का और जो सोने का मात्रक क्या है? कैरेट। अगला प्रश्न आपका है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राकेश शर्मा। चावला, निशा अरोड़ा, रजनीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा। राकेश जवाब शर्मा। बिल्कुल सही है, राकेश शर्मा आपका। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। लेकिन प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी और प्रथम जो है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विकिरण के कारण और विसरण के कारण। क्या सही करेंगे? प्रकीर्णन। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका जवाब क्या सही करेंगे? प्रकीर्णन सही करेंगे, विकिरण सही करेंगे, क्या सही करेंगे? हेलो, अब बिल्कुल आवाज सही है। लग रहा है किसी माइक डिस्टर्ब है। इसका जवाब देखिए प्रकीर्णन है। इसका जवाब प्रकीर्णन है। और प्रकीर्णन के कारण जो है, तो मैं बता दूं आपको होता क्या इसमें है। जो इंद्रधनुष देखते होंगे आप लोग, या प्रिज्म में जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में प्रकाश को जब डालते हैं 7 रंग निकलते वहां से। तो आप लोग इसमें जानते होंगे कि तरंग दैर्घ्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकीर्णन आकाश में रंग फैलाने में। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है सबसे तेज आकाश में फैल जाता है। बताओ किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? बताइए कोई। स्क्रीन चली। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य बैगनी। या सबसे यहाँ स्क्रीन चली गई है? बता दे कोई। आ गया। स्क्रीन है तो है, चलिए ये बताइए प्रकाश का रंग जो है सबसे कमजोर तरंग दैर्घ्य किसका है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? बैगनी। बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। और सबसे मध्य में 7 रंग जो होता है उसके सबसे मध्य में हरा रंग होता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। और आकाश को नीला दिखने का कारण क्या है कि सबसे
जो बैगनी और बैनी हैप्पी नाला जो सूत्र है क्रम से फैलने का, बैगनी नीला और हरा पीला हरा जो सूत्र बनता है, इस बैनी हैप्पी नाला बिग बियॉन्ड सूत्र जो बनता है, उसमें सबसे ऊपर जो फैलता है बैगनी फैलता पहले है, उसके बाद ऊपर मिला जुला करके आकाश का रंग जो है जो अधिक फैलने वाले रंग होते हैं उनके फैलने का रंग नीला दिखाई पड़ने लगता है। आकाश रंग फैलता वहां पे क्यों है? क्योंकि आपके पृथ्वी के ऊपर आपके ऊपर एक वायुमंडल है। पर माइक थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए भाई, किसी के यहाँ अगर आवाज आ रही है तो आकाश का रंग नीला जो दिखाई पड़ता है उसके जो 4-5 रंग जो फैलने वाले होते हैं सब मिलाकर के नीले रंग का निर्माण कर लेते हैं, आसमानी रंग बन जाता है, उसीलिए उसको आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और लाल रंग की किरणें जो होती हैं तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है इसलिए सीधे धरती पर पहुंच जाती हैं और वो जो है लाल रंग नहीं दिखाई पड़ता। सुबह और शाम का सूरज लाल दिखाई पड़ता है और बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका भी कारण जो है आपका प्रकीर्णन कारण ही है और कुछ नहीं। चलिए, तो आप 3 चीज जाने यहाँ से, और एक चीज और जानिएगा, प्रकाश का वास्तविक रंग सफेद होता है। प्रकाश का वास्तविक रंग क्या है? सफेद है। सबसे अधिक बिखरने वाला प्रकाश कौन सा है? बैगनी है। सबसे कम बिखरने वाला प्रकाश कौन सा है? लाल है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वो सबसे अधिक फैलता है। इसका मतलब ये हो गया कि बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। चलिए, निम्न में से कौन सी गैर असंवैधानिक संस्था है? चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग। क्या सही करेंगे? योजना आयोग। चलिए, बिल्कुल जवाब सही आपका है, योजना आयोग के जो गैर संवैधानिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है, 3 गलत है, एक सही इसमें है, बता दीजिए। हल्दी घाटी की युद्ध सही कौन सा है? 1576। हल्दी घाटी की युद्ध 1576। जवाब अकबर सही और आपका है, महाराणा। लगभग जवाब सही आपका है। हल्दी घाटी की 1500 किसके बीच में हुआ था ये? अकबर और महाराणा प्रताप के। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हल्दी घाटी की रचना किसने लिखा? हल्दी घाटी लिखा किसने है? हल्दी घाटी की रचना है, किसने लिखा इसको है? हल्दी घाटी के लेखक कौन है? प्रताप कोई पांडे कोई है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन लिखा इसको है। कोई पांडे कोई है, उन्होंने लिखा है। तो तराइन का युद्ध कब हुआ था, कोई बता दे? तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191-92। 1191-92। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 द्वितीय युद्ध हुआ था, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। उन्हें 1192 में उन्हें वो खड़ा होता है और उसमें जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। खानवा का युद्ध जानते हैं आप लोग कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1194 का युद्ध है, खानवा का युद्ध 1194 है। ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? खारी, चंबल, बनास, माही। माही। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? चलिए, जवाब बिल्कुल सही आपका बना, माही नदी आपके गुजरात में बहती है और जाकर के जो है चंबल जाकर के जो अरब सागर में गिरती है। अब इसके अलावा जानिएगा कि साबरमती, माही, चंबल, बेतवा, नहीं नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जो यहाँ से एमपी से निकलती है, नदी का नाम है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती, बनास, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सारी नदियां जो है कहाँ जा गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। यार। आगे आ जाइए। कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ओजोन परत। भाई, कोई और नहीं जुड़ा है क्या? यहाँ पे जुड़े हुए केवल है। माइक नहीं चालू कर रहे हैं, जुड़ने तो जुड़े हैं।
अपना माइक ऑन करके आप लोग ये कुछ बोलिए, थोड़ा सा आप बाद में बोलिए, ताकि बाकी लोगों को बोलने का अवसर मिले। ठीक। नहीं तो वो लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, आप सोचेंगे सब ठीक। आ रहा है, बाकी लोग साइलेंट हो जाएंगे। थोड़ा सा बात बोलिए, बाकी लोगों को बोलने का अवसर मिले। माइक चालू नहीं कर पा रहे चलिए, होंगे। अपना माइक आप लोग ऑन कर लीजिए। अगर कोई समस्या, मतलब क्या है कि अगल बगल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई अगल बगल कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हट जाइए वहां से, जहाँ से आवाज ना पकड़े। अपना माइक ऑन करके प्रश्न आप जवाब देते रहिए आप लोग। तो इसका जवाब देखिए, आपका है अल्ट्रावायलेट किरणों का जवाब आपका जो है ओजोन परत है। ये बताइए ओजोन का सूत्र क्या है? O3 ओजोन का सूत्र क्या है? O3 बिल्कुल जवाब सही आपका है। ऑक्सीजन के 3 जो है अणु जो होते हैं, ये ओजोन का निर्माण करते हैं, O3। अच्छा, तो इसको नष्ट कौन करता है? O3 को विनाशक कौन से किया, क्या कार्बन कौन नष्ट करता है इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। चलिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बता दीजिए। बुध, बृहस्पति, शुक्र, सैटर्न सर। बिल्कुल जवाब सही आपका। वीनस, सैटर्न ने वीनस नाम है शुक्र का। जी वीनस कहा जाता है। वीनस जो प्रेम का देवता है, प्रेम का देवता है आदि के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को वीनस कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह सूरज आपको, शुक्र आपका है। ये बताओ, सूरज के सबसे नजदीक कौन है? बुध ग्रह। सबसे दूर कौन है? वरुण। चलिए ठीक, वरुण है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। शुक्र सर। सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है कि मंगल है, कौन है? शुक्र ग्रह। ठीक है, इसको जुड़वा बहन भी, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। जी सर, इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। देखो यहाँ सर एक सूत्र मैंने, इससे पहले मैंने एक सूत्र आप लोगों को बताया था, इन ग्रहों के बारे में जो पढ़ाया था मैंने, जो सौरमंडल पढ़ाया था, मैंने सूत्र बताया था आपको। बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण और वरुण को यमलोक भेज दिया। एकदम क्रम से एकदम है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। बस का मतलब बुध शुक्र हो गया, बस पृथ्वी माने पृथ्वी हो गया, मंगल माने मंगल की कामना के लिए बृहस्पति इसके बाद आता है, और शनि के दोनों चेलों, शनि का मतलब शनि का नंबर आ गया, अरुण और वरुण वो यमलोक माने भाई यम तो पहले में बाहर हो गया है आपके ग्रहों से, छोटे ग्रहों में आ गया है। तो 8 ग्रह इस तरह से क्रम से बनते हैं। तो इस तरह से आप क्रम से जो 8 ग्रहों का नाम सूरज के क्रम से याद कर सकते हैं। सूरज के बाद जो बुध मिलता है, पुनः शुक्र, पुनः जो है आपका पृथ्वी, पुनः मंगल, पुनः बृहस्पति, पुनः शनि, अरुण मिलता है, वरुण मिलता है। मतलब क्रम से आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, क्रम से। इस पर बहुत सारी चर्चा हमने किया, सौरमंडल को लेकर किया। आप लोग वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर मिलेगा, जो सौरमंडल को लेकर बनाया हमने है, पूरा विधिवत चर्चा इस पर हुई है। आ जाइए अगला। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अग्निकुंड से हुई थी, आकाश से हुई थी, चंद्रमा से हुई थी, सूरज से हुई थी? वो बताएगा? अग्निकुंड। चलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जानिए। कौन से नहीं पता सर। अग्निकुंड आपका जवाब सही है। अनुमान आपका सही, अनुमान सही आपका है, अग्निकुंड ही है। पहला प्रश्न तो यही है, पृथ्वीराज के लेखक कौन है, ये बता दीजिए पहले। चंद्रवरदाई। बिल्कुल सही है। और प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है इसको, ये भी जानिएगा आप लोग। हिंदी का प्रथम महाकाव्य रासो काव्य में आता है, आदिकाल में शामिल है ये, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं। एक अगला प्रश्न क्या है? छंदों का अजायब घर। लगभग इसमें 109 108 के अगल बगल छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है, पृथ्वीराज रासो में हुआ है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था।
और वीर 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 जो है, वीर रस का जो है प्रधान कवि था वो, और बहुत सारे रसों प्रयोग, कुछ छंदों का प्रयोग करके इसने बनाया इसको, है रविरासों को लिखा है। और ये बड़ा विडंबना है कि भाई अग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है। देखिए चार, उसमें चार सिद्धांत मिलते हैं। एक तो अग्निकुंड का सिद्धांत, तब राजपूत पैदा कैसे हुए, तो उसमें क्या होता है कि परमाल, चौहान और एक बियादरी और जो है, ये लोग चारों लोग जो है अग्निकुंड से पैदा हुए, कुल धरती पर वहीं फैलते हैं। ये किसमें वर्णन मिलता है इसका, है शिवराज रासों में वर्णन मिलता है। ये तो अग्निकुंड से कोई पैदा हो सकता है? नहीं सर। कोई बताओ भाई, कोई अग्निकुंड से पैदा हो सकता है? नहीं पैदा कभी होता। नहीं। लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें मिले, कोई फल खा के राम देख लाते, कोई जो फल खा के पैदा हो जाता है, कोई जो है कि उस तरह पैदा हो जाता है, बड़ी विडंबनाएं हैं। कोई जो है कुछ जो है, हमारे मौर्य, हमारे जो वंशज हैं जो कुशवाहा लिखते हैं, ये कैसे पैदा हुए थे लोग? कुछ से। वाल्मीकि ने इनको कुछ से पैदा किया था। जी। कुछ से पैदा किया था, बताओ कुछ से पैदा हो गए थे हम लोग। लेकिन अपना लोग मस्त है उसे, भैया हम लोग कुछ से पैदा हुए, कुशवाहा राम के वंशज है। जबकि वंशज किसके थे? वाल्मीकि भाई पुत्र पैदा किसने किया था उनको? कुशवाहा को वाल्मीकि ने पैदा किया था। और वाल्मीकि को लोग भंगी कहते हैं। लेकिन मानते भैया खुश है लोग उसी में अपना, चलिए ठीक है, चल रहा लोगों का। जबकि हमारा इतिहास जहाँ पे है, मौर्य वंश का इतिहास जहाँ पे है, पूरा पूरा मोरचंद। भारत में, पूरे विश्व में जिससे छाप छाप हमारी है, उसको लोग नहीं मानते। चलिए आ जाइए यहाँ पे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादन से है, बाढ़ नियंत्रण से है, मत्स्य पालन से है, सूखा नियंत्रण से, किससे है? दूध बहुत से। बहुत आसान प्रश्न है। बाढ़ से। नहीं, दूध से है सर। नहीं, दूध उत्पादन से भाई। फ्लड का जी संबंध जी। जो है दुग्ध उत्पादन से है। आप लोग जानते हैं कि कुरियन थे, एक कुरियन, वर्गीज कुछ। इन्होंने जो है कि क्रॉसिंग किया था सुअर और गाय में। और जो हाइब्रिड गायें, जो आपकी जो फिजिशियन गायें जो बाद में बहुत दूध देने लगे जो है, ये दोनों के क्रॉसिंग से फिजिशियन गायें पैदा होती हैं। और उसी का परिणाम है कि आज पूरे भारत में जो पहले वन कप टी के नाम से गाय प्रसिद्ध थी भारत की, वन कप टी कहा जाता, मतलब एक कप दूध दे दे, वही बहुत ज्यादा है पहले भारत का। लेकिन जब से जो है रॉबर्ट कुरियन ने जो है, क्या नाम, बर्गिस कुरियन ने जब ये प्रयोग किया इस पर, सुगर और गाय में क्रॉसिंग कराई, तो वहीं से फ्रिजियन गाय, जो आपकी लाल गाय 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 को देखिए ध्यान से आप, जो फ्रिजियन गाय देखिए ध्यान से आप, उनके जो नथुने और बाकी चीजें सुगर की तरह कहीं न कहीं जरूर दिखेगा आपको। सफेद रंग का जो चित्ती चित्ता दिखता है, बिल्कुल शुगर वाला कलर उनका होता है। मोहित उनके नाद के नथुने बाकी चीजें दिखाई जो पड़ती हैं, शुगर की तरह ही होती हैं। वो दोनों तरह, दोनों की क्रॉसिंग दोनों के हैं, वो गाय और शुगर की क्रॉसिंग है वो। और बाद में जब से ये जो है, जब से ये शुरू हुआ है क्रिएशन गायों का, मतलब दूध, तब से जाए दूधों की संख्या यहाँ बढ़ी है, दूध पैदावारी बढ़ गई यहाँ पे। उसी को बाद में जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। अब लोग मन में कुछ और मत सोचिएगा कि मतलब जो है कि ये गायें कहाँ से आ गई, शुगर वाली कहाँ से आ गई, लेकिन बिल्कुल सही है ये। आप गायों को ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको, क्रिएशन गायों को देखेंगे। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। अशोक लिखा दिया गया है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, क्या सही करेंगे? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका परमवीर चक्र है जवाब। इसका जवाब क्या इसका है? इसका जवाब है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता पुरस्कार। आ जाइए, आराम हराम है, ये किस महापुरुष का कथन है ये? महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का? मेरी आवाज मिल रही कि नहीं भाई? मिल नहीं सर, गांधी जी का है। नहीं भाई, गांधी जी का नहीं, आराम हराम गांधी जी का नहीं है। अच्छा, करो मरो नारा तो नहीं ने दे दिया था ना? आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का नारा है ये। आराम आराम नहीं, हराम करो है, मरो ये तो नारा ना। जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो, करो और मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी का था, 1942 में किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका नारा था, डू और डाई, उन्हीं के करो करो या मरो मरो का नारा आराम हराम महात्मा उन्हीं गांधी का का तो था। है सर। आराम अलग हराम अलग जो है कि नारा है जवाहरलाल नेहरू का, देखिएगा ध्यान से, जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू का नारा, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू का नारा है, करो और मरो का नारा जो महात्मा गांधी का है, और डू और डाई का नारा जो दिया था उन्होंने जब भारत को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में नारा था उनका ये। सरदार पटेल के बारे में आप जान ही रहे हैं, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है ये। और सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बड़ा फेमस नारा इनका सुभाष चंद्र बोस का था। आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत को आजाद करने वाले महापुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमें लग रहा है किसी की है तो सुभाष चंद्र बोस की, और उसी की जयंती नहीं मनाई जाती भारत में। बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे महापुरुष जो भारत के बाहर आजाद हिंद फौज का निर्माण कर देता है और पूरे भारत पर आक्रमण करता है, और भारत को आजाद कराने के लिए पूरा मतलब मरते दम तक प्रयास किया इसने। अंत में जो है कि एक गायब कर दिया गया, इन्हीं को बिल्कुल गुमनाम कर दिया गया यहाँ से। अंग्रेजों ने इन्हीं को मांगा था। जब अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़ के जाते हैं यहाँ से, कहते हैं जब मैं जा रहा हूँ ठीक है यहाँ से, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस को आपको मुझे वापस करना है, ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा है। मतलब अंग्रेजों की अंतिम मांग ये थी कि जब मैं तो यहाँ जा रहा हूँ छोड़कर आप लोग, लेकिन मेरी एक मेरी आप लोगों से के बदले में है कि आप लोग सुभाष चंद्र बोस को हमें वापस कर देंगे। इसीलिए जो है सुभाष चंद्र बोस को एक क्रॉसिंग में, एक एरोप्लेन क्रॉस में मारा मृतक दिखाया जाता है। बाद में गुमनामी बाबा के नाम से कहीं पर ये बात बहुत दिन तक जिंदा रही। उनके बारे में सारी चीजें मिलती हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को जयंती नहीं मनाते हैं लोग सुभाष चंद्र बोस की। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। अब कर क्या सकते हैं भाई हम। 23 जनवरी है ना सर इनका जन्मदिन, पराक्रम दिवस के रूप में। हाँ, पराक्रम दिवस क्योंकि मनाया नहीं जाता है फिलहाल, लेकिन ऐसे महापुरुष को बिल्कुल मनाना चाहिए। जी इस सर, जी व्यक्ति ने जो बिल्कुल। से अंग्रेज पूरा हड़प गया था, मतलब उसने कहा कि मुझको इनको वापस कर दो, मतलब मैं जा रहा हूँ लेकिन इनको दे देना मुझे। है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बता दीजिए भाई। कल्हड़ राज तरंगड़ी, कालिदास कुमार संभवम, कौटिल्य अर्थात, डी, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, पाणिनि महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखा है सर? बताओ भाई। महाभाष्य पाणिनि जी ने संस्कृत की रचना किया था। नहीं, पाणिनि जी ने जो लिखा है अष्टाध्यायी लिखा है। जी जी, अष्टाध्याय। अष्टाध्यायी पर भाष्य और पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। और इसी पर जो कोई लिखा है, क्या बोलते उसको है, नाम नहीं याद है। वो लोगों को आना चाहिए भाई। माला ने बढ़िया पढ़ाया इसको, रतन माला ने बढ़िया पढ़ाया इस चीज को, ये आना चाहिए। हाँ, त्रिमुनि याद नहीं है। त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है लोग, पाणिनि और पतंजलि और कात्यायन। कात्यायन का वार्तिक है, पतंजलि का महाभाष्य है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तीनों रचनाएं बहुत ही फेमस है, तीनों त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है संस्कृत इतिहास में। उन्हें एक बार सुन लीजिए। पाणिनि का जो है कि क्या बोलते हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज चली गई। नहीं सर, योर वॉइस इज मिसमैच। सर आवाज नहीं आ रही। प्रेजेंटिंग